नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 21 मई 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लाइव मिंट का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे हमारे देश में 3 अलग अलग डेवलपमेंट के मॉडल्स के बारे में। नंबर 1 बिहार मॉडल, नंबर 2 गुजरात मॉडल और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु मॉडल। विभिन्न राज्यों को कौन सा मॉडल फॉलो करना चाहिए और कौन सा नहीं। दूसरा आर्टिकल माओइस्ट के साथ बातचीत से संबंधित है ये आर्टिकल। और तीसरे नंबर पे नेबरहुड में अभी जो टर्मोइल चल रहा है, इंडिया की क्या रणनीति होनी चाहिए। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल हमारे देश में अलग अलग राज्यों के डेवलपमेंट मॉडल्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, अभी हमारे देश में इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ख़राब है और स्टैगफ्लेशन का भी खतरा पैदा हो गया है। स्टैगफ्लेशन का क्या मतलब है? अगर इकोनॉमी के बेसिक्स आपने पढ़े होंगे तो शायद ये टर्म आपके सामने आई होगी। स्टैगफ्लेशन देखो वो सिचुएशन होती है जब इकोनॉमिक ग्रोथ रेट तो स्टैग्नेट कर जाती है, यानी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हो नहीं पाती, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी एम्प्लॉयमेंट घट जाती है। तो 3 इंडिकेटर्स फिर से बोलता हूँ। स्टैगफ्लेशन वो सिचुएशन होती है जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो जाती है, ज़्यादा हो नहीं पाती, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और इन्फ्लेशन भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो इस सिचुएशन को कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। और वैसे इसमें देखो, याद करना हो तो 2 टर्म्स तो सीधा सीधा निकल के आ जाती है। स्टैग मतलब स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, फ्लेशन मतलब हाई इन्फ्लेशन, और अनएम्प्लॉयमेंट भी जोड़ दिया जाता है तीसरा इंडिकेटर, हाई अनएम्प्लॉयमेंट। तो जब देखो पोटेंशियल स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन है तो एक बात माइंड में आती है, क्या किया जाए इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए। मतलब पॉलिसी मेकर्स कौन सी ऐसी पॉलिसीज अपनाएं जिससे ना सिर्फ देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़े बल्कि जो ग्रोथ रेट है वो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जॉबलेस ग्रोथ हो जैसा 90s के बाद देखने को मिला था। ये जानने के लिए ना राइटर हमारे देश में जो अलग अलग राज्य हैं उनके डेवलपमेंट मॉडल्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले हैं लीस्ट डेवलप्ड स्टेट्स। जैसे देखो उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, असम, बिहार, ये हमारे देश के सबसे कम डेवलप्ड स्टेट्स हैं। अगर इन स्टेट्स के फीचर्स के बारे में आप देखो, पर कैपिटा इनकम इन स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा कम है। इन स्टेट्स में यानी यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम में इंडस्ट्रीज़ का जो कंट्रीब्यूशन है स्टेट की जीडीपी में वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। यहाँ पे ये जो स्टेट्स हैं ना ग्रो कर रहे हैं ऑलमोस्ट नेशनल एवरेज के हिसाब से। जितना पूरे देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है ऑलमोस्ट उसी तेजी से ये जो स्टेट्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं। इन स्टेट्स में देखो आपको ज़्यादा मॉडर्न इंडस्ट्रियल हब नहीं देखने को मिलेंगे, इंडस्ट्रियल यूनिट्स भी बहुत कम देखने को मिलेंगी। जो इंडस्ट्रीज होंगी मोस्टली स्टेट ओन्ड होंगी। जैसे आप यूपी, बिहार, झारखंड में देखोगे ना, ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज होंगी उनका मालिकाना हक स्टेट के पास ही होगा। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पुअर मिलेगा, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस भी काफ़ी पुअर मिलेंगी। फॉरवर्ड लिंकेजेस जैसे इंडस्ट्री से माल बनने के बाद कंज्यूमर तक पहुँचाना, बैकवर्ड लिंकेजेस जैसे इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल का आना। जैसे फार्मर कोई चीज़ प्रोड्यूस करता है, फार्मर के खेत से लेके चीज़ जब इंडस्ट्री में पहुँचती है प्रोसेसिंग के लिए, इस पूरी चेन को कहा जाता है बैकवर्ड लिंकेज। तो इन स्टेट्स में लॉजिस्टिक्स सेक्टर आपको कमज़ोर मिलेंगे, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी सामान को भेजना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, एक्सपेंसिव है। यहाँ पर आपको ह्यूमन और सोशल डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर्स हैं वो भी काफ़ी पुअर परफॉर्म करते दिखेंगे। सोशल डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स जैसे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सब। ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स जैसे एजुकेशन, हेल्थ, ये भी आपको पुअर परफॉर्म करते दिखेंगे इन स्टेट्स में। काफ़ी बुराई कर ली राइटर ने। इसके बाद वो बोलते हैं यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो देखो मेनली एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, आपको मिलेगी। और इवन नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग काम करते मिलेंगे उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम होगी, वो लो वेजेस
वाली जॉब कर रहे होंगे, जैसे एमएसएमईज में, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में। इन स्टेट्स की प्रॉब्लम्स क्या है? इन स्टेट्स में जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है ना, वो सेंट्रल ट्रांसफर पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, यानी इनका खुद का रेवेन्यू कम जनरेट होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसा ट्रांसफर करती है ना स्टेट्स को, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ये स्टेट्स हैं। जैसे देखो, टोटल ये स्टेट्स जितना खर्चा करते हैं ना, एवरेज तौर पर 59% उसका रेवेन्यू तो आता है सेंटर से, बाकी 41% रेवेन्यू ये खुद से जनरेट करते हैं, जबकि नेशनल एवरेज है 36%। यानी एवरेज पूरे अगर देश में सभी राज्यों का निकालें तो एवरेज तौर पर हर एक राज्य 36% प्राप्त करता है सेंटर से खर्चा करने के लिए और 64% खुद से जनरेट करता है। सॉल्यूशन क्या है? देखो, इन राज्यों को अगर हमें डेवलप करना है ना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का ठीक ढंग से काम करना जरूरी है। सेंटर बहुत पैसा खर्च करता है बिहार में, फॉर एग्जांपल झारखंड में, लेकिन दिक्कत यह है पैसे का ना स्ट्रेटेजिकली यूज नहीं हो पाता, करप्शन काफ़ी ज़्यादा है चूंकि। तो पॉइंट यही है, इन राज्यों को अगर डेवलप करना है ना, सेंटर द्वारा भेजे गए पैसे का ठीक ढंग से यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब बात आती है दूसरे मॉडल की। ये पहला मॉडल बिहार मॉडल नाम दे दिया जाता है राइटर के द्वारा। दूसरा मॉडल है गुजरात मॉडल। इसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? गुजरात, हरियाणा, तेलंगाना। इन राज्यों में देखो आपको पर कैपिटा इनकम काफ़ी ज़्यादा हाई मिलेगी। बिहार से तो ऑलमोस्ट 6 गुना ज़्यादा मिलेगी यहाँ पे आपको पर कैपिटा इनकम। लेकिन देखो, इन राज्यों में अभी भी एक बड़ी वर्कफोर्स ऐसी है जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। इन राज्यों में इंडस्ट्रीज का जो शेयर है स्टेट की जीडीपी में वो ऑलमोस्ट 44% है, जो कि नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। आपको पता है हमारे देश में इंडस्ट्रीज का जो शेयर है देश की जीडीपी में वो ऑलमोस्ट 25-26% है। इन राज्यों की जो हाई ग्रोथ रेट है ना, वो मेनली देखो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के द्वारा इनेबल्ड है, जैसे एग्रो प्रोसेसिंग हो गया, मॉडर्न इंडस्ट्रीज जैसे फार्मास्यूटिकल्स हो गया, पेट्रोकेमिकल्स हो गया, आईटी सर्विसेज, मॉडर्न फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये जो इंडस्ट्रीज है ना, वो इन राज्यों की जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। इनफैक्ट इन राज्यों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है काफ़ी ज़्यादा हाई है। गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, हरियाणा एक छोटा सा राज्य है और इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक है, तेलंगाना में हैदराबाद कितनी बढ़िया सिटी है, वहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। बट देखो इन राज्यों की भी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? ये जो राज्य है ना, कंट्री के दूसरे लीडिंग स्टेट से ना सोशल डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स में पीछे हैं, जैसे एजुकेशन के मामले में, हेल्थ आउटकम के मामले में। हरियाणा में देखो आपको हरियाणा की पर कैपिटा इनकम हाई है, शायद जितना मुझे याद है दूसरे नंबर पे है पूरे देश में, सबसे पहले नंबर पे गोवा है पर कैपिटा इनकम के मामले में। आप एक बार नज़र डाल भी लीजिए इस लिस्ट पर। गोवा की पर कैपिटा इनकम हमारे देश में है सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पे सिक्किम, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद हरियाणा। तो जो मैंने कहा वो गलत था, सिचुएशन चेंज हो चुकी है अभी। पहले दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा हरियाणा की थी। तो देखो हरियाणा की पर कैपिटा इनकम अच्छी खासी है, 5वें नंबर पे है। बट हरियाणा में ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स फिर भी आपको तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, इनके मुकाबले में काफ़ी पुअर परफॉर्म करते दिखेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा ही सिचुएशन आपको गुजरात में दिखेगी। ये है गुजरात मॉडल। इनका कारण देखो ये है, यहाँ की जो सरकारें हैं ना, वो एजुकेशन पे, हेल्थ पे काफ़ी कम एक्सपेंडिचर करती आई हैं। इस वजह से हेल्थ सिचुएशन और एजुकेशन सिचुएशन जो है वो लीडिंग स्टेट्स के मुकाबले की नहीं है, जैसे तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र। ज़्यादातर यहाँ पे जो खर्चा होता है हरियाणा में, गुजरात में, वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे होता है। समझ गए? तो ये हमने बात की दूसरे मॉडल की, गुजरात मॉडल की, जिसमें हरियाणा, तेलंगाना ये राज्य आते हैं। अब बात करते हैं तीसरे मॉडल की, जो कि है तमिलनाडु मॉडल। इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? तमिलनाडु, दिल्ली, महाराष्ट्र, केरला भी। देखो ये तो प्रोस्पर स्टेट्स हैं, मतलब बड़े राज्य होने के बावजूद यहाँ पे पर कैपिटा इनकम काफ़ी हाई है और इंडिया के ये सबसे ज़्यादा
इंडस्ट्रियलिस्ट स्टेट्स हैं, और इसके अतिरिक्त यहाँ पर इन राज्यों के जीडीपी में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो शेयर है ना 34% के आसपास है। गुजरात में जहाँ पर एक बड़ा हिस्सा अभी भी वर्कफोर्स का एग्रीकल्चर में लगा हुआ है, लेकिन इन राज्यों में जैसे दिल्ली में, तमिलनाडु में 30% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में काम नहीं करते हैं। और सोशल डेवलपमेंट के मामले में भी ये स्टेट्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते दिखते हैं, जैसे पुवर्टी, हंगर, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब चीज़ें यहाँ पे ठीक परफॉर्म करती हैं। मतलब पुवर्टी कम है, हंगर कम है, हेल्थ आउटकम अच्छी है, एजुकेशन अच्छी है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी यहाँ पे ज़्यादा है। मतलब एवरेज जो लाइफ है एक नागरिक की वो ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू दूसरे स्टेट्स। और ये जो स्टेट्स हैं ना, इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसा ट्रांसफ़र करती है ना, उसके ऊपर डिपेंडेंस काफ़ी कम है, इवन गुजरात से भी कम है। तो इन सब मॉडल्स को आपस में कंपेयर करने के बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो तमिलनाडु का जो मॉडल है ना सबसे बेस्ट है, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो स्टेट्स को ना अपनी पावर सिचुएशन को इंप्रूव करना चाहिए, साइंस एंड टेक पर ध्यान देना चाहिए, R&D पर ध्यान देना चाहिए, ताकि वो राज्य एक नॉलेज इकोनॉमी के रूप में इमर्ज हो सके। तमिलनाडु में अर्बनाइजेशन भी काफ़ी ज़्यादा है। मैंने विजिट किया था, आपको याद होगा जब मदुरई गया था मैं, तो तमिलनाडु में अर्बनाइजेशन दिखता है। इवन आप बस में जाओगे तो भी आपको ना पूरा अर्बनाइज्ड गांव कम मिलेंगे, अर्बन एरियाज आपको ज़्यादा मिलेंगे। अच्छा डेवलप है तमिलनाडु। लास्ट में इस पूरे आर्टिकल का निचोड़ राइटर ये निकालते हैं, देखो 3 डेवलपमेंट मॉडल्स हैं, तीनों को हमने समझा। अगर वो राज्य जो अभी फिलहाल तमिलनाडु के मॉडल को फॉलो कर रहे हैं वो फॉलो करते रहें, ये मॉडल अच्छा है। वो स्टेट्स जो गुजरात के मॉडल को फॉलो कर रहे हैं उन्हें थोड़ा सा कोर्स करेक्शन करना होगा, उन्हें एजुकेशन पे और हेल्थ सर्विसेज पे भी ध्यान देना होगा। और वो स्टेट्स जो अभी बिहार के मॉडल को फॉलो कर रहे हैं उनको तो जल्द से जल्द तमिलनाडु के मॉडल पर शिफ्ट करना चाहिए। और इसके लिए उन्हें देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के सपोर्ट की आवश्यकता है। बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिहार मॉडल वाले स्टेट्स तमिलनाडु मॉडल वाले स्टेट्स जैसा नहीं बन सकते, उस मॉडल को फॉलो नहीं कर सकते। लास्ट में एक बात वैसे ही बोल देते हैं राइटर, अभी देखो बिहार मॉडल स्टेट्स से जो लेबर माइग्रेशन होता है ना गुजरात मॉडल स्टेट्स में और तमिलनाडु मॉडल स्टेट्स में, ये एक प्रकार से मार्केट बेस्ड एडजस्टमेंट है हमारे देश में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल देखो मायोस्ट से बातचीत के बारे में है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो एक चीज़ आपको पता है, यूपीएससी की प्रिपरेशन में ना इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट नहीं होते। यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछती है ना, इंस्टीट्यूशन के बारे में क्वेश्चन पूछती है, कंसेप्ट के बारे में क्वेश्चन पूछती है, जैसे मायोइज्म के साथ बातचीत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। इस आर्टिकल में ना मायोइज्म के साथ बातचीत के पास्ट इंसिडेंट्स के बारे में बताया गया है कि कब कब बातचीत हुई और क्या नतीजा निकला। तो इस आर्टिकल से ना हमें जो पॉइंट्स है ना इंपॉर्टेंट वो विड्रॉ करने पड़ेंगे। देखिए अभी करते हैं। कंटेक्स्ट ये है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल ने अपने टूर में लोगों से मिलते हुए ये कहा कि हम माओइस्ट के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इससे पहले उन्हें अपने हथियार गिराने होंगे और भारत के संविधान में अपनी निष्ठा प्रकट करनी होगी, यानी विश्वास जताना होगा। तो राइटर कहते हैं इसके रिस्पॉन्स में जो माओइस्ट की एक स्पेशल कमेटी है ना, दंडाकरण्या स्पेशल जोन कमेटी, ये सीपीआई माओइस्ट की एक कमेटी है, इन्होंने अपने पैम्पलेट में जवाब दिया ऑफर जो है वो ठीक नहीं है, मुख्यमंत्री को अपना स्टैंड क्लैरिफाई करना चाहिए। माओइस्ट की कंडीशंस के बारे में, माओइस्ट की कंडीशंस ये हैं कि पहले एक कंड्यूसिव यानी अनुकूल वातावरण तैयार किया जाए जिसमें पीस टॉक्स को स्टार्ट किया जा सके। माओइस्ट के स्पोक्स पर्सन ने यह भी कहा, देखो स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक ट्राइबल्स के लिए जो एक्ट आया था, पैसा एक्ट, इसे ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया है। और माओइस्ट की जो मेजर कंडीशंस है ना सरकार के सामने बातचीत के लिए, वो ये है कि उनकी जो पार्टी है सीपीआई माओइस्ट, इस पार्टी के ऊपर आपने जो बैन लगा के रखा है, आप इस बैन को हटाइए। माओइज्म को खत्म करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो जंगलों में कैंप लगा के रखे हैं, उन कैंप्स को आप खत्म कीजिए और वहां से सिक्योरिटी फोर्सेस को विड्रॉ कीजिए। इसके साथ साथ माओइस्ट ने यह भी कंडीशंस रखी हैं
हमारे जो जेल्ड लीडर्स हैं, जो विभिन्न जेलों में बंद हैं, उनको आप रिहा कीजिए। ये कंडीशंस अगर आप मानोगे तो हम बातचीत स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड चेंज नहीं किया, तो फिर बातचीत के मुद्दे पर ज़्यादा प्रोग्रेस हो नहीं इसकी। इसके बाद राइटर 2010 की एक घटना का जिक्र करते हैं। उस समय होम मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम। इन्होंने भी माओइस्ट को कहा था कि आप बातचीत के टेबल पर आइए, हम पीस इस्टेब्लिश करते हैं, आप वायलेंस को छोड़ दीजिए। जिसके रिस्पॉन्स में आज़ाद एलियास चेरुकुरी राजकुमार, ये माओइस्ट थे, इनकी डेथ हो चुकी है। ये सेंट्रल पोलित ब्यूरो के मेंबर थे और सीपीआई माओइस्ट की सेंट्रल कमेटी के स्पोक्स पर्सन थे। तो होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम के प्रपोजल के जवाब में इन्होंने देखो एक इंटरव्यू दिया था द हिंदू न्यूज़पेपर को, और उस न्यूज़पेपर में इन्होंने कहा था कि अगर सरकार हमारे साथ बातचीत करना चाहती है तो इसके लिए एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर यानी अनुकूल वातावरण तैयार करना होगा। 3 कंडीशंस इन्होंने उस समय रखी थी यूनियन गवर्नमेंट के सामने। सबसे पहली, विड्रॉल ऑफ ऑल आउट वार, ये पहली कंडीशन थी कि मतलब दोनों की तरफ से जो हॉस्टिलिटीज हैं यानी वायलेंस चल रहा है ये बंद होना चाहिए, म्यूचुअल सीज फायर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन उन्होंने ये रखी थी, आप हमारी पार्टी के ऊपर लगे बैन को हटा दीजिए। और तीसरी कंडीशन ये थी, गवर्नमेंट को संविधान का पालन करना चाहिए और जो इलीगल मर्डर होते हैं एनकाउंटर के नाम पर, ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। देखो, पार्टी के कुछ लोगों पर तो बैन हटाना ही पड़ेगा ना। अगर मान लीजिए सरकार बातचीत करना चाहती है माओइस्ट के साथ में, तो कैसे बातचीत करेगी अगर बैन नहीं हटाएगी? क्योंकि वो आएंगे कैसे सरकार के सामने? अगर आएंगे तो पुलिस तो उनको गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि वो सीपीआई माओइस्ट पार्टी के मेंबर हैं। तो मेंबर होना ही अपने आप में अपराध है, तो उनको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है कानून के अनुसार। तो इसीलिए माओइस्ट के स्पोक्स पर्सन ने यह कहा कि बैन तो हटाइए, बैन हटाओगे तभी तो हम आपके सामने आ सकेंगे, अदरवाइज तो आप खुले में आना ही ये अपने आप में एक अपराध है, क्योंकि हम सीपीआई माओइस्ट के मेंबर हैं। इसके बाद देखो, उस समय स्वामी अग्निवेश ने मीडिएट किया था सरकार और माओइस्ट के बीच, लेकिन बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी थी। आखिरकार क्या हुआ, यह सब चल रहा था मई में, और 2 जुलाई 2010 को एनकाउंटर हो गया। आज़ाद यानी जो सीपीआई माओइस्ट पार्टी के स्पोक्स पर्सन थे ना, उनका एनकाउंटर कर दिया गया आंध्र प्रदेश के ग्रे हाउंड कमांडो फोर्स के द्वारा। तो ट्रस्ट बिल्कुल ही खत्म हो गया उसके बाद। तो मतलब बातचीत की सारी उम्मीद धूमिल हो गई। माओइस्ट ने कहा कि सरकार ने हमें धोखा दिया, बातचीत के लिए बात चल रही थी, इसी बीच उन्होंने एनकाउंटर कर दिया स्पोक्स पर्सन का। फिर इसके बाद राइटर बोलते हैं, जब देखो आंध्र प्रदेश में 2004 का स्टेट असेंबली इलेक्शन कैंपेन था ना, तो उस समय कांग्रेस पार्टी ने यह वादा किया था कि हम माओइस्ट के साथ पीस प्रोसेस को फिर से रिवाइव करेंगे। पीस प्रोसेस बीच में खत्म हो गई थी जब चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री थे। तो कांग्रेस सत्ता में भी आ गई। कांग्रेस ने उस समय ना सीपीआई माओइस्ट पार्टी के ऊपर लगे बैन को हटा लिया। 4 दिन तक पीस डायलॉग चला। अक्टूबर 2004 में एक तरफ पीपल्स वार पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव और दूसरी तरफ सरकार के रिप्रेजेंटेटिव, और ये जो बातचीत स्टार्ट हुई थी ना, कमेटी ऑफ कंसर्न सिटीजन्स जो एक एनजीओ टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, इनके बिहाफ पे स्टार्ट हुई थी। मीडिएटर कौन था? मीडिएटर की एक पूरी टीम थी जिसको लीड किया जा रहा था फॉर्मर सिविल सर्वेंट SR शंकरन के द्वारा। तो डायलॉग के दौरान ना सीज फायर पर तो सहमति बनी, लेकिन जब डायलॉग चल रहा था ना, तो उस समय पीडब्ल्यू पार्टी ने यानी माओइस्ट की पार्टी ने 11 पॉइंट्स का एक डिमांड का चार्टर सौंपा। जैसे लैंड सीलिंग के ऊपर कानून बनाया जाए, कईयों के पास बहुत बहुत ज़्यादा लैंड है और किसी के पास नहीं है, तो ऐसा कोई कानून बनना चाहिए कि कोई भी पर्सन जैसे 10 एकड़ से ज़्यादा लैंड नहीं रख सकता, ऐसा लैंड सीलिंग से संबंधित कानून बनना चाहिए। तेलंगाना की फॉर्म में अलग से एक राज्य बनाया जाए, और किसी भी पार्टी के द्वारा अभी फिलहाल आर्म्ड एक्शन नहीं लिया जाए, यानी वायलेंस नहीं किया जाए, ना माओइस्ट के द्वारा ना सरकार के द्वारा। ऐसी ऐसी 11 डिमांड्स उन्होंने रखी थी सरकार के सामने, जिनमें से सबसे मेन थी लैंड रिफॉर्म की। और इसके बाद जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने भी अपनी बातचीत में हथियार छोड़ने का प्रपोजल रखा कि पहले आप हथियार छोड़िए, लेकिन चूंकि इस पर बिल्कुल भी सहमति नहीं बनी थी तो इसे छोड़ दिया गया बातचीत के दूसरे राउंड के लिए। लेकिन देखो, जब
ये आपस में मिल रहे थे ना, एक तरफ माओइस्ट के रिप्रेजेंटेटिव, दूसरी तरफ सरकार के रिप्रेजेंटेटिव। तो मीडिया में ना काफ़ी पिक्चर वायरल हो गई थी कि माओइस्ट के जो कैडर हैं उन्होंने अपने हाथ में हथियार ले रखे हैं, और थोड़ा ना सरकार की छवि को भी चोट पहुंची थी कि सरकार माओइज्म को लेजिटिमाइज कर रही है। सेम टेबल पर सरकार के रिप्रेजेंटेटिव और माओइस्ट के रिप्रेजेंटेटिव बैठ रहे हैं, तो सरकार पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था उस समय। 16 दिसंबर को बातचीत खत्म हो गई। सीज फायर की सहमति बनने के बाद गवर्नमेंट ने प्रोमिस किया कि नवंबर में जब अगले दौर की बातचीत होगी तो आपकी जो मेन डिमांड है कि जो लैंडलेस लोग हैं, यानी जिनके पास लैंड नहीं है, उनको लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इस मांग को हम कंसीडर करेंगे। लेकिन बाद में चीफ मिनिस्टर ने यह अनाउंस कर दिया कि अभी माओइस्ट के साथ और कोई बातचीत नहीं होगी। आंध्र प्रदेश के होम मिनिस्टर ने माओइस्ट के ऊपर एलिगेशंस लगाया कि वो अपनी मीटिंग्स के लिए और मेमोरियल कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए लोगों से पैसा एक्सटोर्ट कर रहे हैं, और तो ये पूरी जो बातचीत थी बीच में ही कोलैप्स कर गई। तो राइटर बोलते हैं ये सारा हमने बैकग्राउंड इसलिए जाना, देखो इसमें इंडिविजुअल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे मैंने आर्टिकल के शुरुआत में भी बोला था, लेकिन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए इंटरव्यू में भी, क्या माओइस्ट के साथ बातचीत होनी चाहिए? देखो पीस इस्टेब्लिश होती है तो बातचीत करने में कुछ भी बुरा नहीं है। बातचीत करके अगर इतने सारे लोगों की जान बचाई जाती है, जा सकती है, देश में स्टेबिलिटी आ सकती है, तो बातचीत बुरी नहीं है। लेकिन अब इस बात पर विवाद हो सकता है कि क्या प्रेजेंट स्टेट में माओइस्ट के साथ बातचीत हो, या फिर पहले वो हथियार छोड़ें, वो सामने आए, संविधान का पालन करें, तब उनके साथ बातचीत होगी। इस बात पर विवाद हो सकता है। और माओइज्म की जड़ तक हमें जाना होगा। अगर देखो माओइज्म को खत्म करना है, क्यों लोग उनके झांसे में आते हैं, क्यों लोग उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं? रीजंस देखो साफ है, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के फ्रूट्स वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं, और बहुत जगहों पर गवर्नमेंट की जो ज्यादतियां हैं वो भी जिम्मेदार हैं। जैसा इस आर्टिकल में पॉइंट निकल के आया, इलीगल मर्डर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जहां जहां देखो इंसर्जेंसी के लिए फोर्सेस का यूज होता है ना, चाहे जम्मू एंड कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे माओइस्ट का एरिया हो, वहां पर अगर 10, आंकड़ा तो सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए है, 100 अगर अच्छे एनकाउंटर होंगे तो एक झूठा एनकाउंटर भी होगा। ये इंडिया की बात नहीं है, हर जगह ऐसा होता है। और फिर जो खराब एनकाउंटर होता है ना, फर्जी एनकाउंटर, उसी का सहारा लेके कुछ लोग इमोशंस का इस्तेमाल करके सरकार के खिलाफ भड़काते हैं और मोटिवेट करते हैं हथियार उठाने के लिए। देखो स्टेट गवर्नमेंट ये तो अफोर्ड नहीं कर सकती कि माओइस्ट की बात मान ली जाए और कैंप से सिक्योरिटी फोर्सेस को विड्रॉ कर लिया जाए बातचीत स्टार्ट करने के लिए। तो पहली कंडीशन तो अभी जो रखी है छत्तीसगढ़ में माओइस्ट के द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल के सामने, सही नहीं है। दूसरी कंडीशन कि हमारे जेल में जो बंद माओइस्ट लीडर्स हैं उनको रिहा किया जाए। देखो कोई बड़ा लीडर माओइस्ट का अभी जेल में बंद नहीं है, राइटर के अनुसार छोटे छोटे लोग बेशक बंद हों, तो बड़े लीडर्स बाहर ही हैं, बातचीत करना चाहें तो बातचीत की जा सकती है। गवर्नमेंट वैसे प्रयास कर रही है पैसा इंप्लीमेंट करने के लिए, तो ये जो उनकी कंडीशन है वो अपने आप से खत्म हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट अपने आप से प्रयास कर रही है पैसा वहां पे इंप्लीमेंट करने के लिए। और बात रही तीसरी कंडीशन की कि सीपीआई माओइस्ट और पीएलजीए के ऊपर जो बैन लगा है इसे हटा लिया जाए। इसमें थोड़ा सा कंसेशन दी जा सकती है अगर बातचीत को स्टार्ट करना है तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया माओइस्ट के साथ बातचीत से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल द हिंदू का सुशासनी हैदर का इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो जब प्रधानमंत्री मोदी की फर्स्ट टर्म थी ना एज ए प्राइम मिनिस्टर, उसमें इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर थी। जैसे कि 2015 के दौरान नेपाल बॉर्डर पर अनऑफिशियल ब्लॉकेड लगा ताकि नेपाल को मजबूर किया जा सके संविधान बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें इंडिया का कंसर्न्स का ध्यान रखने के लिए। इसके अलावा राजपक्षे जो रेजीम है वो चेंज हुआ और कहा जाता है कि इंडिया ने इंटरवेंशन किया अपोजिशन को एक मंच पर लाने में। मतलब ऐसे बहुत सारे सिग्नल्स हैं। जैसे पाकिस्तान को इंडिया ने कड़ा जवाब दिया, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, कड़ी मैसेजिंग दी गई थी पाकिस्तान को कि आप टेररिज्म बंद कीजिए। इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी उस समय काफ़ी मस्कुलर थी, लेकिन सेकेंड टर्म में ना इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है काफ़ी कॉन्सिलेटरी हो गई है। अब हाल फिलहाल में
हमारे आस पड़ोस के ना कई सारे राज्यों में सत्ता परिवर्तन हुआ, जैसे म्यांमार में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में भी, अफगानिस्तान में भी हुआ और इवन नेपाल में भी हुआ। लेकिन सत्ता परिवर्तन में पांचों हमारे जो पड़ोसी स्टेट्स हैं ना, इनमें जो सत्ता परिवर्तन हुआ उसमें इंडिया का रोल नहीं है, बल्कि इंडिया ने अब मान लिया है कि हम सीधा पड़ोसी देशों के लोगों को मैसेज देने की कोशिश करेंगे और जो भी सत्ता में होगा उसके हिसाब से हम डील करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि देखो, अफगानिस्तान में जब पाकिस्तान से हमने काफ़ी कोशिश की कि भैया हमारे अनाज को जाने दीजिए, आपके थ्रू आप अफगानिस्तान में 50,000 मीट्रिक टन हमें अनाज भेजना था ना अफगानिस्तान में, पाकिस्तान जाने ही नहीं दे रहा था। तो इंडिया ने अच्छी मैसेजिंग भेजी, अफगानिस्तान के लोगों को पता लगा कि हम तो भैया आपको अनाज देना चाहते हैं लेकिन पाकिस्तान नहीं आने देना चाहता। तो अफगानिस्तान के लोगों का प्रेशर बढ़ा, तालिबान का भी प्रेशर बढ़ा पाकिस्तान के ऊपर, तब जाके पाकिस्तान ने बात मानी इंडिया की और अनाज गया। इसके अलावा देखो, म्यांमार में भी मिलिट्री सत्ता में आ गई और हमने मिलिट्री से भी डील करना स्टार्ट कर दिया। हमने ऐसी कोई बात नहीं बोली कि डेमोक्रेसी चली गई है, हम आपसे बात नहीं करेंगे। इंडिया ने कहा कि ठीक है, कोई भी सत्ता में हो हम बात करेंगे। तो इंडिया की जो अब टोन है प्रधानमंत्री मोदी की सेकंड टर्म के दौरान पड़ोसी देशों के साथ में, वो रिकॉन्सिलेटरी है, मतलब इंडिया अच्छे रिलेशंस बना के रखना चाहता है। जैसे देखो, बांग्लादेश की बात कर लीजिए, पहले सीए के मुद्दे को लेकर रूलिंग पार्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, बार बार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात होती थी, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उन्हें हमारे फॉरेन पॉलिसी मेकर्स ने बताया रूलिंग पार्टी के लीडर्स को कि भैया ऐसा मत कीजिए, बांग्लादेश के साथ रिलेशन काफ़ी ख़राब हो रहे हैं। लोकल लेवल पे लीडर बार बार ऐसा बोलते हैं, बांग्लादेश जो है वो बांग्लादेशी जो है वो दीमक की तरह हैं, इससे बहुत बेकार सिग्नल जाता है। तो अब आपने देखा होगा सीएए को लेकर सरकार की टोन जो है वो काफ़ी धीमी पड़ गई है। बेशक सरकार बोले कि देखो कोविड है, इसके चलते हम ये इस एक्ट को लेके आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन असल बात यह है कि बांग्लादेश के कंसर्न्स को लेके भी सरकार की जो टोन है थोड़ी धीमी पड़ी है, कमजोर हुई है। इसके बाद राइटर ये बोलती हैं, देखो हमारे पड़ोसी राज्यों में जो कुछ होता है ना, उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट असर हम पर होता है। जैसे श्रीलंका में सिचुएशन खराब है, वहाँ पे हमने एड भेजी और तमिलनाडु ने भी सरकार से मांग की कि हमें इजाज़त दीजिए, खुद से हम एड भेज सकें। हमारे पड़ोसी राज्यों में जो कुछ भी होता है, जैसे अगर ज़्यादा बेकार होगा तो माइग्रेंट्स हमारे देश में आ जाएंगे, अगर इंस्टेबिलिटी ज़्यादा आती है तो इंडिया की सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, तो उसका असर इंडिया पे होता है। इसलिए इंडिया को केयरफुली मॉनिटर करना चाहिए कि क्या कुछ चल रहा है हमारे पड़ोसी देशों में। एक चीज़ सरकार ने भी नोटिस की होगी, देखो जैसे नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, यहाँ पे ना पहले वाले लीडर्स काफ़ी ज़्यादा डेमोगोग थे, मतलब पॉपुलिस्ट पॉलिसीज वाले थे, जैसे इमरान खान, राजापक्से, केपीएस ओली। इन्होंने नेशनलिज्म का काफ़ी इस्तेमाल किया अपने पक्ष में वोट मोबिलाइज करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली इन तीनों राज्यों में इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई। राज्यों मतलब देशों में, पाकिस्तान में इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, नेपाल में भी और श्रीलंका में भी। तो राइटर कहना चाहती हैं, देखो लोगों ने बेशक ना नेशनलिज्म के नाम पे वोट दिया हो, लेकिन अल्टीमेटली जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है ना, वो लोगों को प्रभावित करने लगती हैं, और वो लीडर्स जिनको लोगों ने बड़े धूमधाम से चुना था, उनको भी फिर जनता के गुस्से का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही हुआ राजापक्से के साथ में। तो सरकार इन देशों में जो कुछ हुआ उसको केस स्टडी के तौर पे ले रही होगी, और आवश्यक जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो सरकार लेके आएगी, ऐसा उम्मीद है, ताकि इन देशों में जो कुछ हुआ वो हमारे देश में ना हो। और सरकार को देखो इन देशों के साथ ना बातचीत फिर से रिवाइव करनी चाहिए। जैसे बातचीत तो चल ही रही है पाकिस्तान को छोड़ के, लेकिन जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है ना, जैसे बिम्स्टेक हो गया, सार्क हो गया, BBIN हो गया, इनको अच्छे से रिवाइव करना चाहिए, ताकि पड़ोसी देशों के साथ मिल के इंडिया जैसे मिल के टूरिज्म को अट्रैक्ट कर सके, यूरोप के देश आए साउथ एशिया में घूमने के लिए, मिलके कॉमन पूल ऑफ फूड एंड फ्यूल स्टॉक तैयार किया जा सकता है। तो मिलके बहुत कुछ किया जा सकता है, इसलिए इन ग्रुप्स को फिर से री एनर्जाइज करने की आवश्यकता है। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।